हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ नीना। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर उपन्यास गोदान को। ये हम लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि सिलेबस जेपीएससी का है, हिंदी भाषा और साहित्य। उससे मैंने लिया है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और उनके सिलेबस में होता ही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के जीवन को देख लें, क्योंकि ये जो उपन्यास है गोदान, ये उनके द्वारा रचित उपन्यास है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बातें देखेंगे और सारांश से संबंधित एक क्लास मैंने पहले भी बताई है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। और आज की क्लास को इस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप लोग इसे लिखना चाहें तो एक नोट्स भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो। क्योंकि मैं पहले पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को किसी भी प्रकार के क्लास देती हूँ। तो मेरी काफ़ी मेहनत रहती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छी अध्ययन सामग्री पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग गोदान के सारांश को देखेंगे पूरी तरह से, क्योंकि उस क्लास में नगरीय जीवन से संबंधित बातें रह गई थी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग पूरा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में जान लें, क्योंकि उनके द्वारा रचित ये उपन्यास है, जो कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ था, लम्ही गांव में। देखिए, बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जीवनी से या जिनकी रचना होती है, उपन्यासकार, साहित्यकार, नाटककार, यह जिनकी भी रचना हम लोग पढ़ते हैं, उनसे भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोगों को रचनाकार के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। तो जन्म तिथि याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे और जीवन से संबंधित मुख्य मुख्य बातें याद रखेंगे। इनके दादाजी का नाम क्या था? तो गुर सहाय राय, वो पटवारी थे, और पिताजी उनका नाम था अजायब राय, वो पोस्ट मास्टर थे। प्रेमचंद जी का बचपन में नाम धनपत राय था। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, कि लगभग 7-8 साल की इनकी आयु रही होगी, उस वक्त ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनके पिताजी ने कुछ समय बाद दूसरा विवाह किया, लेकिन इनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने कभी भी प्रेमचंद जी को लगाव प्यार नहीं दिया। तो बचपन से ही ये बहुत ही अंतर्मुखी थे, एकांत में रहते थे, और उस वक्त से ही इन्हें पढ़ना बहुत पसंद होने लगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में देते थे। केवल 8-9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहुत सारे भाषाओं में भी पढ़ना शुरू किया, जैसे हिंदी, उर्दू, पर्सियन इत्यादि। तो इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक हो गया था, और हिंदी से इन्हें बहुत ही विशेष लगाव रहा। हिंदी भाषा का अध्ययन करना इन्हें बहुत पसंद था, और फिर काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने खुद के लिए प्रयास भी करना शुरू कर दिया। इतना इन्हें पढ़ना लिखना पसंद था कि ये छोटी छोटी कहानियाँ, उपन्यास, लेख वगैरह लिखते थे। और फिर एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ इन्होंने नौकरी भी कर ली। उस वक्त 4-5 रुपए में इन्होंने छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए। उस वक्त का 4-5 रुपए बहुत ही महत्व रखता था, तो ये काम भी करते थे, साथ ही पढ़ते भी थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इनके घर की। और ये इस वजह से बहुत ही सरल स्वभाव के थे। बहुत प्रेमचंद जी का जो स्वभाव था बहुत ही सरल, विनम्र, सहज, इस प्रकार का स्वभाव था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक वकील के घर उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि बहुत सारे विषयों की पुस्तकों का भी बहुत गहन अध्ययन किया।
इतना अधिक अध्ययन करने का उन्हें आगे जाकर लाभ मिला। जब वो लिखते थे तो उन्हें काफ़ी उनकी जो रचना होती थी बहुत अच्छी होती थी, उनकी रचनाओं को लोग पसंद करते थे। और इतना अधिक शिक्षा उनके लिए बहुत लाभदायक इस प्रकार से भी हुआ कि एक मिशनरी विद्यालय में उन्हें प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला। और वहाँ पर फिर इन्हें थोड़े अधिक रुपए मिलने लगे, जिससे थोड़ी बहुत स्थिति इनकी ठीक होने लगी। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, लम्ही में। इसके बाद ये बनारस में कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए गए। पैसों की तंगी के कारण इनकी बीच में शिक्षा भी रुक भी गई, लेकिन फिर इन्होंने किसी तरह से अपने बीए की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने फिर जब रचनाएं लिखना आरंभ किया तब इन्होंने अपना नाम धनपत राय के बदले प्रेमचंद रखा, और प्रेमचंद जी के नाम से ही ये उपन्यास या लेख या नाटक जो भी इनकी रचना होती थी वो करते थे। इनका विवाह केवल 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी धनी घर से लड़की थी, लेकिन वो अधिक अमीर घर से होने की वजह से उसका एक नेचर अलग सा था, झगड़ालू प्रवृत्ति का था, जो कि हमेशा इनसे उलझती रहती, झगड़ती रहती। इस वजह से कुछ समय बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया, प्रेमचंद जी के पिताजी का, और काफ़ी इतनी ज़्यादा टेंशन की वजह से इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इनका विवाह केवल 15 वर्ष की ही आयु में हो गया था, क्योंकि गांव की प्रथा, रीति रिवाज पहले के समय में ऐसे होते थे कि बहुत कम समय, बहुत छोटी उम्र में ही विवाह कर देते थे घर के लोग। जब पत्नी से तलाक हो गया तो फिर 25 वर्ष की आयु में इन्होंने फिर से विवाह किया, जो एक विधवा स्त्री थी, और उन्हें पसंद करके इन्होंने विवाह किया। और उसके बाद फिर इनका जीवन भी थोड़ा बहुत सहज हुआ। इनके लिखने की शैली में भी मतलब इन्हें लिखने की वजह से जाना जाने लगा। इनकी कहानियाँ लोग पसंद करते, इनके लेख छपने लगे। धीरे धीरे इन्हें आमदनी भी अच्छी होने लगी। लेकिन ये उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा इनका। इन्होंने गांधी जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, सक्रिय रहे, लेकिन आर्थिक स्थिति ऊंची नीची होती रहती थी इनके घर की। इन्होंने बहुत तरह से काम करने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदी और उर्दू में अनेक उपन्यास भी लिखे। इनकी इतनी अधिक रचनाएं हैं जिनके नाम लेना भी मतलब पूरा एक क्लास निकल जाएगा, इतनी सारी इनकी रचनाएं। लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो है गोदान, गबन, कफन इत्यादि। ये सभी इनकी रचना है जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। वे अपनी कटु रचनाओं के उनकी जो रचना होती थी ना, उसमें इनकी जो भाषा होती थी, इनकी जो शैली होती थी, वो बहुत ही अधिक स्पष्ट और कटु होती थी। वो बहुत ही कटु भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जिस वक्त की ये रचनाकार थे, जिस वक्त की इनकी रचनाएं रची जा रही थी, ये जब लिखते थे, उस वक्त का जो भारत था, उस वक्त भारत के अंदर की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थी। और ये इतने मतलब इनकी समझ ऐसी थी कि ये सही गलत में फ़र्क करते थे, और अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से वैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात करते थे जो कि समाज को खोखला बनाती हैं। और समाज की इस बहुत सारी समस्याओं को ये अपनी रचनाओं में उजागर करते थे। तो उस वक्त ये जो लिखते थे वो बिल्कुल समाज की दृष्टि से बहुत ही विपरीत होता था, लेकिन फिर भी वो समाज को परिवर्तन करने के लिए एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी होता था। इस वजह से इनकी रचनाओं को एक वर्ग बहुत पसंद करता था और कुछ लोग इनका विरोध भी करते थे। और ऊपर नीचे आर्थिक स्थिति ऐसी होती थी इनकी जिंदगी में कि गरीबी ही बनी रहती थी हमेशा। गरीबी से लड़ते लड़ते और इनकी मृत्यु फिर हो जाती है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। तो इस प्रकार से इनका हम लोगों ने आज की क्लास में जीवनी देखा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारांश के पूरे भाग को देखेंगे। मैं तो चाहती थी कि आज की क्लास में ही बता दूं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं, तो अभी जस्ट मैं दूसरा वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं सारांश को बताऊंगी और पूरी तरह से बता दूंगी, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा सा नोट्स उपलब्ध हो सके। इनकी जन्म, मृत्यु और शिक्षा दीक्षा का स्थान और विशेषकर इनकी रचनाएं आप लोग अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर इनकी जीवनी से संबंधित संक्षिप्त नोट्स लिखने आए एग्जाम में, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध होंगे। और ये जेपीएससी मेंस के सिलेबस ही मैं बता रही हूँ। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी जस्ट बनाऊंगी और उसे भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो इस प्रकार से सारांश जो है गोदान का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ गोदान के सारांश को, जो कि कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जब समझाया था इसके सारांश को, तो उसमें शहरी जीवन से संबंधित जो एक भाग था वो रह गया था, क्योंकि होरी के जीवन से संबंधित कहानी ही मुख्य रूप से गोदान की कहानी है। तो चलिए, इस तरह से पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग लिख भी सकें। पहली क्लास में मैंने आपको गोदान के सारांश को बहुत ही विस्तृत और यथाशक्ति समझाने का प्रयास किया, ताकि आपको पूरी कहानी, पूरा उपन्यास समझ में आ जाए। और आज की क्लास में इस तरह से मैं आपको नोट्स के रूप में बता रही हूँ, तो जितने भी मेरे मित्र हैं जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, और जिन्हें नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। गोदान प्रेमचंद जी की कालजयी रचना कही जाती है। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचना है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य है। इसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है क्योंकि किसानों के ही जीवन से संबंधित यह उपन्यास है। इसमें उन्होंने किसानों पर जो अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे जो जमींदारों द्वारा और उनके निरंकुश बर्ताव द्वारा, इसको झेलते झेलते जो किसान कर्ज में दबे चले जा रहे थे, कर्ज की चक्की में पिसते चले जा रहे थे, अपनी जमीन से हाथ धोते जा रहे थे, उनके बारे में, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में लिखा गया उपन्यास है। वे व्यक्ति और समाज को समानता और स्वतंत्रता के सूत्र में बांधना चाहते थे। प्रेमचंद जी व्यक्ति और समाज को एक करना चाह रहे थे, समानता और स्वतंत्रता के सूत्र में बांधना चाह रहे थे। प्रेमचंद सामाजिक आर्थिक अन्याय के विरोध के लिए साहित्य को सामाजिक क्रांति का प्रबल शस्त्र मानते थे। सामान्य तौर पर साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। साहित्य की जो रचना होती है उस कालखंड में जो समाज होता है उसकी ही रचना होती है, ऐसा मानना था प्रेमचंद जी का। और इसलिए उनकी जो रचनाएं होती थी वो सामान्य जो उस वक्त की परिस्थिति थी उसको लेकर ही वो रचना किया करते थे, क्योंकि वो इसे एक शस्त्र मानते थे सामाजिक क्रांति का, कि ऐसा करने से ही समाज में बदलाव होगा, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे समाज में बदलाव नहीं हो सकता। अतः समाज के सबसे उत्पीड़ित और बहुत ही साधारण से मनुष्य को उन्होंने अपने उपन्यास का नायक बनाया। उपन्यास का नायक होरी जो व्यक्ति है वो बहुत ही सामान्य सा किसान है, जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, और उस वक्त के समाज में जो किसानों की स्थिति है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि सामान्य रूप से जो उपन्यास साहित्य या फिर जो रचनाएं इनसे पहले हो रही थी या जो दूसरे कर रहे थे, उसमें सेठ, साहूकार, जमींदार, राजा, महाराजाओं के गुणगान से ही संबंधित रचनाएं होती थी, जिससे कि समाज के वास्तविक रूप का कुछ पता नहीं चलता था। पूर्व में उपन्यास में समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने के स्थान पर केवल राजा, महाराजाओं, सामंतों, नवाबों, जमींदारों इत्यादि के जीवन से संबंधित और संकुचित जो प्रसंग होते थे उनके जीवन के, उन्हें ही बताया जाता था। इससे उन्होंने उपन्यास को मुक्ति दिलाने का काम किया और उपन्यास में
सामाजिक जीवन की वास्तविकता को लाया, उसे जोड़ा। गोदान का जो लेखन काल था, जो समय था, जो अवधि थी, उस वक्त सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल का काल था। किसानों की जमीन जमींदारों के हाथों में जा रही थी। किसानों को मजदूर बनकर रहना पड़ रहा था। किसान जीवन की इसी त्रासदी को गोदान के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अभिव्यक्त किया है। अब हम लोग इसके सारांश को देखें, इनकी कथा वस्तु को देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया, या उनका ये उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी को भी मैंने एक क्लास में बताया है, हालांकि उस क्लास में ही मैं सारांश भी बताना चाह रही थी, लेकिन वो इनकी जीवनी को बताने में ही मुझे काफ़ी समय लग गया, तो इसलिए मैंने उस क्लास में इसकी कथा वस्तु नहीं बताई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 1936 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में दो कथाएं समानांतर चलती हैं, एक गांव की और दूसरी शहर की। गांव की कथा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इस उपन्यास का जो नायक है होरी, वो बेलारी गांव का है। बेलारी गांव उत्तर प्रदेश का एक गांव है। वहाँ का रहने वाला एक किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है जिसका नाम है धनिया, बेटा है जिसका नाम है गोबर। ऐसे इसका नाम गोवर्धन है, लेकिन सभी गोबर कहते हैं। इसकी दो पुत्रियां हैं, सोना और रूपा। होरी के दो भाई भी हैं, शोभा और हीरा। इसे बचपन से ही होरी और उसकी पत्नी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। होरी कठिन परिश्रम से अपनी जीविका चलाता है। भाइयों में बंटवारा होने के बाद तो इनके घर की स्थिति और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा हो रहा है इसमें, और ज़मीन का हिस्सा और अधिक छोटा होने से खेती पर असर पड़ता है और उपज पर भी। होरी सेमरी गांव में रहने वाले जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह को सलाम करने जाता है। इनके अंदर ही ये इनसे कर्ज लेकर के काम चलाता है। तो जो सेठ जमींदार गांव के होते थे, तो जो छोटे लोग होते थे, किसान या मजदूर, वो जमींदार सेठ साहूकारों के घर सलामी देने जाते थे, और ये इनका रोज का था। तो ऐसे ही में एक दिन जमींदार के यहाँ जाने के क्रम में भोला से इसकी भेंट होती है, होरी की। और इस भोला की गाय को देखकर होरी के मन में भी गाय को पालने की लालसा उत्पन्न होती है। वह भोला को उसका दूसरा विवाह करा देने और मुफ्त में भूसा देने का प्रलोभन देता है। मतलब वो भोला से कहता है कि वो गाय की देखरेख सेवा करेगा, उसे मुफ्त में भूसा भी देगा उसकी गाय बैलों के लिए, और वो उसके बदले में उससे गाय लेना चाहता है। विवाह का भी प्रलोभन देता है। तो इस वजह से जो भोला है वो अपनी गाय से देता है, तैयार हो जाता है, जिसे गोबर अर्थात होरी का पुत्र ले आता है। जब वो उसके घर जाता है तो ये जो इसका बेटा है होरी का गोबर, वो भोला की एक पुत्री है झुनिया, जो कि विधवा है, उसके प्रति आकर्षित होता है और फिर वो गाय को ले आता है। और इस वजह से, गोबर की वजह से, होरी का बहुत ज़्यादा अपमान भी होता है। पूरे गांव में पंचायत इस पर जुर्माना भी लगाती है, क्योंकि ऊंची जाति नीची जाति का बहुत ज़्यादा असर था समाज में। ऐसी स्थिति में जो इसके साथ हुई, होरी के साथ, इसकी वजह से ये कर्ज तले दबता ही चला जा रहा था। यहाँ फिर आते हम लोग देखते हैं, जब गोबर ले आता है गाय को घर, तो सभी लोग आते हैं गांव के देखने के लिए, लेकिन इसकी पत्नी, इसका भाई हीरा और उसकी पत्नी पुनिया, वो नहीं आते, क्योंकि उसके मन में बहुत कुंठा होती है, क्रोध होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, और इतना अधिक उसके मन में द्वेष होता है कि एक दिन हीरा जो होता है होरी का भाई, वो विष दे देता है गाय को, और गाय मर जाती है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। होरी और धनिया इस घटना से तूफान मचा देते हैं उसकी गाय के मर जाने के बाद।
तो ऐसे में चौकीदार को भी सूचना मिलती, जो गांव में पुलिस वगैरह होते हैं, वो आता है थानेदार जांच करने के लिए। उसे पता चलता है तो वो हीरा के घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन होरी को यहाँ पर अपने कुल की मर्यादा का ख्याल आ जाता है और वो मना कर देता है, इसका विरोध कर देता है कि वो उसके भाई के घर की तलाशी नहीं ले। तो अब ऐसी स्थिति में थाना पुलिस में भी वो इस चीज़ को दबाने के लिए कि उसका भाई यहाँ पर फंस जाएगा, बदनामी होगी समाज में, तो वो थाना पुलिस में भी कुछ पैसे रिश्वत देने के लिए और कर्ज लेता है, और इस प्रकार से उसका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और वो इस मामले को शांत करने की कोशिश करता है। फिर होरी अपनी मर्यादा को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन इसी वजह से खराब भी होती जाती है। गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग के कारण पंचायत भी उस पर जुर्माना लगाती है। एक तो पहले उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, जमीन का बंटवारा होने के बाद और बुरी हो गई, फिर उसके भाई ने जो विषपान करा दिया, मार दिया, फिर उसे थाना पुलिस का चक्कर लगने की वजह से रिश्वत देना पड़ा और उसके लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ा। अब उसके बाद एक नया उसके सामने परेशानी क्या आ गई कि गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग के कारण पंचायत ने इस पर जुर्माना लगा दिया। अब इसे चुकाने के लिए होरी को अपना घर गिरवी रखना पड़ा और गिरवी रख करके उसने इस रकम को चुकाया था। किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करता और इस कर्जे से मुक्त होने के लिए प्रयास करता था। गोबर घर छोड़कर भी चला गया लखनऊ, और वो जो उसकी पत्नी थी वो से भी वो यहाँ होरी के पास ही छोड़कर चला गया। और इधर होरी दिन प्रतिदिन कर्ज के जाल में फंसता चला गया, दबता चला गया, पूरी तरह से महाजनों के शिकंजे में फंसता चला गया। इसके बावजूद भी वह झुनिया को अपने घर में आश्रय देता है और अपने भाई हीरा की पत्नी पुनिया की भी मदद करता है। इतनी गरीबी में रहने वाला होरी इन सभी के लिए काम करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसका भाई भी अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया होता है और इसका बेटा भी अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया होता है। और ऐसी स्थिति में गोबर का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मंगल रखा जाता है। भोला भी उससे अपने कर्ज के रुपए के लिए तगादा करता है, क्योंकि उसने उससे गाय ली थी, थोड़े कर्जे भी लिए थे, और नहीं दे पाने के कारण वो क्या करता है कि बैल को खोल कर ले जाता है। और ऐसी स्थिति में पंडित दाता दीन के घर वो जाता है होरी और साझे में बटाई करके खेती का काम करता है, अर्थात उसके पास जो बची हुई ज़मीन होती है बंटवारे के बाद की, उसमें भी वो आधा ज़मीन में बांट करके काम करने को तैयार होता है पंडित दाता दीन की सहायता से। तो और स्थिति बदतर हो गई। अब थोड़ी सी सुधार करने के लिए क्या हुआ कि होरी के साथ धनिया, सोना, रुपया ये सभी मजदूरी करने लगे। ऐसी ही स्थिति में एक दिन गोबर गांव आता है वापस शहर से, और फिर बहुत ज़्यादा शहर का रौब झाड़ता है कि ऐसा नहीं होता, ये सही नहीं, वो नहीं, गांव में सभी अच्छे नहीं हैं, यहाँ गलत होता है, ये सब। और होरी को बहुत समझाता है कि अब वो उसके सीधापन वो छोड़ दे, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी ये दुर्गति है। लेकिन होरी क्या करता, होरी उसके इस बातों से सहमत नहीं हुआ और अंत में गोबर अझुनिया और अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। लेकिन होरी के मन में हमेशा से ये लालसा रहती थी कि जो वो अपने पोते को अर्थात गोबर के पुत्र को, जैसे वो गांव में अन्य बच्चों को दूध दही खाते देखता था तो वो उसे भी देना चाहता था और चाहता था कि एक गाय पाले घर में, ये उसकी लालसा रहती थी। कर्ज लेकर फिर होरी ने सोना का विवाह किया, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह किया। वो हर काम के लिए कर्ज ही लेता था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो कभी चुका भी नहीं पाता। वह कर्ज में बुरी तरह से फंसता चला जा रहा था। हालांकि उसका पुत्र फिर शहर से थोड़ी थोड़ी मदद के लिए उसे पैसे भी भेजता था, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था। फिर अपनी दूसरी बेटी रूपा को उसे मजबूरी में पैसे की वजह से एक अधेड़ व्यक्ति से उसे विवाह करना पड़ गया, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ही घुटता था।
ये सारी बातें और दिन रात का संघर्ष, मजदूरी, ये सभी उसे बहुत ही खोखला बना गए और मजदूरी करते करते उसे एक दिन खेत में ही काम करते वक्त लू लग जाती है और फिर वो मर जाता है। तो ये जो पूरी कहानी है होरी की, ये उस हर एक किसान की कहानी है जो उस त्रासदी को झेल रहा होता है। और वास्तव में गोदान में किसान का जीवन की करुण गाथा कही गई है। इस उपन्यास की प्रासंगिकता नगरीय कथा से भी संबंधित है। जहाँ एक और गांव में होरी की कथा चल रही है, वहीं शहर में भी एक कथा चल रही है। शहरी जीवन को भी दिखाया है उस वक्त के कालक्रम में। इस कथा के जो प्रमुख पात्र हैं, अर्थात शहरी कथा में कौन कौन से लोग हैं, तो राय साहब अमरपाल सिंह, बिजली पत्र के संपादक पंडित ओंकार नाथ, बीमा कंपनी के दलाल मिस्टर तनखा, प्रोफेसर मेहता, लेडी डॉक्टर मालती, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी वजह से वो उसे बहुत घमंड भी होता है, मिल मालिक खन्ना, उसकी पत्नी गोविंदी, मिर्जा इत्यादि, ये सब शहरी पात्र हैं। इन सभी का इकट्ठा होना होता है एक बार रामलीला के कार्यक्रम में, जब धनुष यज्ञ हो रहा होता है रामलीला के क्रम में, और सभी एक दूसरे से मिलते हैं। सभी के जीवन की अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। अपने अपने वर्ग के अनुसार उनकी सामाजिक राजनीतिक विचार वो सभी प्रकट करते हैं। यहाँ पर मेहता और मालती का संबंध भी दर्शाया गया है। किस प्रकार से पहले इनका संबंध में बहुत मतभेद था, फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। मजदूरों की हड़ताल की घटना पर विशेष यहाँ पर दिया गया है कि उनकी जो हड़ताल होती है उसका क्या असर पड़ता है। उपन्यास का अंत बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि होरी की गोपालन की लालसा मन में लिए ही वो मर जाता है। उसकी पत्नी रोती बिलखती रह जाती है। और गांव का जो एक रीति रिवाज होता है किसी के मरने पर गोदान कराने का, तो इतनी गरीबी में ये गोदान कहाँ से करते। दिन रात की मेहनत से कुछ पैसे जो इसके परिवार ने इकट्ठे किए थे वो लाकर पत्नी दे देती है, होरी के ही हाथ में रखती है। कुछ 20 आने होते हैं और कहती है गांव वालों से, यही है इनका गोदान, आप इससे क्रियाक्रम करें, गोदान खाएं, गोदान करें, जो करना है करें। और उसके बाद वो रोती बिलखती रहती है और उसका परिवार भी। नगरीय जीवन की कथा में भी मैंने सारे पात्रों को बताया, ये सभी किस प्रकार से रामलीला में मिलते हैं। मालती और मेहता नगरीय जीवन से संबंधित पात्र हैं। प्रारंभ में दोनों में जो विचारों की भिन्नता थी वो धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाती है। मालती जो होती है वो, उसका बाहर से जो चरित्र होता है वो बिल्कुल तितली की तरह और भीतर से बहुत ही मधुमक्खी की तरह, ये इसमें विशेष रूप से लिखा गया है। खन्ना बहुत ही रसिक व्यक्ति होता है, उसे अपनी पत्नी गोविंदी से बिल्कुल नहीं पटती है, क्योंकि वो अपने को बहुत धनी पूंजीपति समझता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही काम करता है। लेकिन जब हड़ताल होती है मिल में, तो उसके बाद उसकी सोच समझ हृदय सभी बदल जाते हैं और उसे बहुत पश्चाताप होता है अपने किए हुए पर, जो उसने किया होता है। और धीरे धीरे फिर लाइफ ठीक करते हैं। मेहता मालती भी निकट आते हैं, लेकिन विवाह नहीं करके समाज की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि इन सब का गांव में आगमन होता है, गांव की स्थिति ये लोग देखते हैं, तो इनका हृदय में बहुत ही विशेष रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से शहरी जीवन का भी इसमें जिक्र किया हुआ है गोदान में, लेकिन मुख्य रूप से गोदान होरी की ही कथा है, जिसमें ये दिखाया है कि किसानों का जीवन कितना नरकमय था, कितना त्रासद था, और इनके जो समाज में अलग अलग कुप्रथाएं चल रही थी उसकी वजह से कितना और परिस्थिति दिन प्रतिदिन सामान्य वर्ग के जो किसान होते थे उनकी बद से बदतर होती जा रही थी, यही कथा है। तो ये पूरा सारांश था। और पिछले क्लास में प्रेमचंद जी की जीवनी भी मैंने आप लोगों को बताई। अब आगे आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको पूरी तरह से आंसर राइटिंग के रूप में करा दूंगी, ताकि आपके पास प्रश्न और उत्तर दोनों हो।
क्योंकि सारांश मैंने आप लोगों को समझा दिया है तो प्रश्नोत्तर करने में और समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गोदान महाकाव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके सारांश को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछली क्लास में। हिंदी भाषा और साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक ये रहा है। तो सारांश जब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कुछ वैसे प्रश्नों को देखना चाहिए जो कि प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जो प्रश्न मैंने लिया है आप लोगों के लिए वो है गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, इसे स्पष्ट करें। गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, ये एक कोटेशन होता है और इसे स्पष्ट करें, या फिर कुछ और भी लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न ही रहता है। इस लाइन को स्पष्ट करना रहता है कि ऐसा क्यों है कि गोदान को महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। गोदान में भारतीय जनजीवन के हर पहलू, हर रंग देखने को मिलते हैं। गोदान में भारतीय जनजीवन की हर धड़कन अंतर्मुक्त है और आने वाले युग की प्रसव वेदना भी, अर्थात जो आने वाला युग है वो भी मतलब अभी वर्तमान के जो दुखद स्थिति है उसी पर आधारित आने वाला युग भी दुखद है, ये बताया गया है उसमें। क्योंकि एक ही कहानी खत्म होती है और वैसा ही जीवन चलता रहता है चक्र की तरह। तो एक दुखद शुरुआत और एक दुखद अंत, ये इस कहानी में है। भारतीय जनजीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो गोदान से अछूता रह गया हो। हर एक रंग है इसमें, इसी कारण इसे भारतीय जनजीवन का महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो कि गोदान उपन्यास में निहित हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर स्पष्ट कर सकते हैं। विशाल चित्रफलक। गोदान में ग्रामीण परिवेश के खेत खलिहान, पंचायत व्यवस्था, शोषण, उत्पीड़न, संयुक्त परिवार परिपक्वता, विवाह, व्याभिचार, मंदिर पुजारी, ब्राह्मण, महाजन इत्यादि, यहाँ तक कि गाली गलौज के भी चित्र मौजूद हैं। जब एक गांव के परिदृश्य को देखते हैं तो वहाँ की जो भाषा होती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो कल्चर होता है वो बहुत ही सहज होता है। उसमें लोग अच्छी बातें बुरी बातें सहज ही बोलते हैं। जो एक गोदान उपन्यास में गांव के परिवेश में जो गाली गलौज का भी माहौल होता है, लोग एक दूसरे को जो देते हैं, वो भी इसमें अंकित किया है प्रेमचंद जी ने। गोदान में ढहते सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद और नव शिक्षित मध्यम वर्ग के नवीन दृष्टिकोण पर बहस को भी गोदान में उभारा गया है। जब मैंने गोदान कहानी के सारांश को बताया था तो मैंने बताया कि गोदान ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश में जहाँ सामंतवाद और पूंजीवाद के बारे में बताया गया है, किस प्रकार पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पर जब शहरी वातावरण की बात अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो नव शिक्षित वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, वहाँ पर उसका अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। मेहता और मालती का संवाद इसमें विशेष रूप से है। इनके संवाद से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार नवशिक्षित वर्ग किसी भी जो कुरीति है या जो कि समाज विरोधी बातें हैं उसमें किस प्रकार से अपना विचार रखता है, ये भी इसमें संवाद के माध्यम से दिया गया है। ये गोदान में उभार कर बताया गया है। शहरी परिवेश के श्रमिक, पूंजीपति, संघर्ष, पत्रकारिता, राजनीतिक चेतना, सभी चित्र गोदान में मौजूद हैं। गोदान में हर एक चित्र मौजूद है, चाहे शहरी वातावरण की छोटी से छोटी बात हो और ग्रामीण वातावरण की छोटी से छोटी बात हो। हर एक क्षेत्र को गोदान में अंकित किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। गोदान मुख्य रूप से पूरे समाज को
स्पष्ट रूप से सामने लाने की कहानी है। इस प्रकार गोदान का फलक काफी विस्तृत है, अर्थात फलक विस्तृत है का अर्थ यह है कि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक इसकी कहानी फैली हुई है, इसलिए इसका जो फलक है वो बहुत बड़ा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि चरित्रों का अंकन। गोदान उपन्यास में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लिया गया है। कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा है जो उस वक्त के समाज में होता है, तो हर एक कैरेक्टर को, हर एक चरित्र को एक किसी न किसी के माध्यम से अंकित किया गया है। जैसे होरी सीमांत कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे तमाम संघर्षों के बावजूद पूंजीवाद और सामंतवाद पछाड़ डालता है, जो कि बहुत संघर्ष करता है, लड़ता है अपनी परिस्थिति से। लेकिन उस वक्त का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, इसकी वजह से उसके सारे संघर्षों के बावजूद वो इससे नहीं निकल पाता और ये सभी उसे हरा देती है। गोबर, जो कि होरी का पुत्र है, वो विद्रोही नई पीढ़ी का है। वो विद्रोह करता है, वो अपने पिता होरी के सोच समझ और उसके जो संस्कार है या उसकी जो मान्यता है उसका विरोध करता है। खास करके जब वो एक बार शहर जाके आ जाता है, उस वक्त पूरे गांव समाज के लोग भी उसका गोबर का फिर तिरस्कार करते हैं, इसकी बातों को नहीं मानते और इसे विद्रोही बताते हैं। दाता दीन जो है वो पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। राय साहब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं ओंकारनाथ पत्रकार वर्ग का और मिर्जा साहब समाज व सेवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी चरित्र हैं उपन्यास में, सभी किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पॉइंट है समकालीन यथार्थ का चित्रण। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इस उपन्यास में समकालीन यथार्थ के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसके पहले साहित्य जितने भी रचे जाते थे उसमें बनी बनाई बातों को ही लिखा जाता था। सेठ साहूकार जमींदारों की बड़ाई लिखना या जादू टोने यारी इत्यादि के बारे में वर्णन करना इत्यादि की कहानियां लिखना, ये सभी होता था। लेकिन प्रेमचंद जी ने साहित्य को एक नई दिशा दी और समकालीन स्थितियों के बारे में चित्रित करने का प्रयास किया, ताकि समाज जागरूक हो सके, समाज में क्रांति आ सके, बदलाव आ सके। गोदान की रचना जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त कांग्रेस के अंदर और बाहर वामपंथियों का उदय हो रहा था। इसकी आस्था समग्र मुक्ति की थी, अर्थात राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक इत्यादि मुक्ति की भी। केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं चाहिए था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी चाहिए था। उस वक्त हमारा पूरा जो सिस्टम था वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की सरकारी व्यवस्था चली आ रही थी, जिस वजह से पूंजीवादी, जमींदारी इत्यादि व्यवस्थाएं एक कुप्रथा के रूप में, कुरीति के रूप में, व्यभिचार के रूप में समाज में व्याप्त थी। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक, जमींदार, श्रमिक, पूंजीपति इत्यादि के संबंध ही बहस के मुद्दे होते थे। इस वक्त जितने भी बातें होती थी या समाचार पत्रों में जो भी अंकित होता था, उसमें जो मेन मुद्दा होता था वो यही होता था, कृषक जमींदार का और श्रमिक और पूंजीपति का। शहरों में जो मिल मालिक होते थे वो मजदूरों पर अत्याचार अन्याय करते थे, वहीं गांव में जमींदार वर्ग के लोग कृषकों पर करते थे। तो शहरी ग्रामीण दोनों ही परिवेश के बारे में भी उल्लेख है और उस वक्त की जो स्थिति थी उसके बारे में उल्लेख है। यही सब मुद्दे होते थे। और इस काल में जब प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास की रचना की, उस वक्त नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का। जो कांग्रेस उस वक्त थी देश में, उसका नेतृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा हो रहा था। ये इन सभी जो कुरीतियां थी, जो समाज में व्याप्त व्यभिचार थे, जो सिस्टम था, उसे बदलना चाह रहे थे और लोग इनका साथ भी दे रहे थे। पूरा देश इनके साथ था।
इन दोनों की मुख्य चिंता का कारण अगर देखें उस वक्त, तो समाज एवं अर्थव्यवस्था में कृषकों और श्रमिकों की स्थिति को शोषण मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और पूरे समाज में यही इच्छा भी थी सभी की कि ये बदलाव आना चाहिए, जिसके लिए ये सभी काम कर रहे थे। अगला पॉइंट है कथानक असंबद्धता। नलिन विलोचन शर्मा जी ने कथानक असंबद्धता को उपन्यास का प्रमुख गुण बताया है। जब एक उपन्यास होता है या कोई महाकाव्य होता है तो उसमें बहुत सारी कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक कहानी के अंदर जितने भी पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, उनके अपनी अपनी जिंदगी होती है और उनकी जिंदगी की अलग अलग कहानियां होती है और उन सबको जोड़कर एक उपन्यास होता है। और यही इसकी बड़ी विशेषता है। गोदान में भी अगर देखें तो कई कहानियां हैं, कई परतें हैं। जैसे कि मुख्य कहानी होरी धनिया की है, होरी धनिया की कथा, राय साहब की कथा, मालती मेहता की कथा जो शहरी क्षेत्र की है, और भी जितने भी कैरेक्टर हैं सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। बहुत सारी कहानियां तो ऐसी हैं जिसका कि एक दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना भी नहीं होता, लेकिन वो उपन्यास में होती है। इसमें अधिक आंतरिक संबंध भी नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी वो कथा का एक हिस्सा होते हैं, जिससे कि वो कथा बनती है। अगला जो पॉइंट है वो है मंगलकारी उद्देश्य। गोदान का उद्देश्य होरी की कथा के माध्यम से या इसकी कथा के बहाने से 1880 के दशक की 1880-90 के दशक या उस काल के लोगों की भूख, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि को उजागर करता है। ये इसका मंगलकारी उद्देश्य अर्थात समस्याओं को सामने लाना और उस समस्या से बाहर निकालने के लिए अलग अलग जो रास्ते हैं उसे खोजना, ये इसका उद्देश्य था। उस वक्त के लोगों की भूख, बेरोजगारी, भूखमरी एवं समाज में जो व्याप्त अन्याय, दुर्व्यवहार इत्यादि थे, उसको अभिव्यक्त करना इस उपन्यास के माध्यम से। गुलामी के दिनों की हर समस्या स्वराज से जुड़ी है, किंतु प्रेमचंद जी केवल सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं बल्कि व्यक्ति और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहे थे। नारी की महत्ता उनके उपन्यास में जब हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन करते हैं, तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो नारी की महत्ता वो बताते हैं। प्रेम और विवाह के स्वरूप, रूढ़ियों की व्यर्थता, जो रूढ़ियां समाज को नष्ट कर रही होती हैं, नैतिक मूल्यों की महत्ता इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा करते हैं गोदान उपन्यास में। और ये सभी ऐसे विषय हैं जो समाज कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण का उद्देश्य है, सभी की भलाई के लिए किया जाने वाला काम है, जिस कारण गोदान का उद्देश्य महाकाव्यात्मक कहलाता है। उत्कृष्ट शिल्प और भाषा शैली। गोदान का समानांतर शिल्प एक अद्वितीय विशेषता है। घटनाएं कार्यक्रम संबंधों के फलस्वरूप आती हैं। उनकी शैली किस्सा करने की अहम शैली है। उपन्यास का जब पढ़ते हैं हम सभी, तो उसको पढ़ने के संबंध में या उसके पढ़ने के क्रम में ये पता चलता है उसकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही वैसे ही परिवेश की है जिस परिवेश में वो कहानी लिखी गई थी। सामान्य भाषा, आम भाषा, बिल्कुल वैसे ही शब्द जो कि उस वक्त के समाज के लोग बोलते थे या जिसकी कहानी है। तो बहुत ही जैसे किसी प्रकार से कोई कहानी सुनाता है अपनी भाषा में, उसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने इस कथा को लिखा है। तो इस प्रकार से ये अभूतपूर्व है, इसका गद्य हिंदी का अभूतपूर्व देन है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोदान भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है, जो कि ये प्रश्न था। तो इस प्रकार से इतने सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद, देखने के बाद ये स्पष्ट है कि ये
भारतीय जनजीवन का महाकाव्य है। अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में आता है या फिर आया हुआ है। तो हम लोगों को जो जो प्रश्न आते हैं इस उपन्यास से, उन सभी प्रश्नों को करना चाहिए। तो दूसरी क्लास में मैं आपको दूसरे प्रश्न को कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि गोदान उपन्यास से लिया गया है। जब हम लोग लॉन्ग आंसर के रूप में किसी प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं तो इस तरह से ही उत्तर को लिखेंगे, इसलिए मैंने इस तरह से आप लोगों को आज की क्लास दी है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न और इसके उत्तर को किस तरह से लिखेंगे। तो प्रश्न हमारा है, गोदान भारतीय किसानों की मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है, इसे स्पष्ट करें। ये पूरा उपन्यास ऐसा है जो बहुत ही करुण है। इसकी जो कहानी है उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वो हृदय स्पर्शी लगती है। तो इस प्रकार से ये कोटेशन के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदान भारतीय किसानों की, चूँकि ये कहानी किसानों की है, इसकी मर्म स्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है। इस कहानी के अंतर की हर बात ऐसी ही है जो मर्म स्पर्शी है, करुण है और त्रासद है। तो इसे ही हम लोगों को अपने उत्तर में स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? जब किसी रचना का नायक या फिर नायिका, जो भी उस रचना के मुख्य पात्र होते हैं, वो अगर निरंतर, जैसा कि गोदान में होरी है तो वो इस कहानी का, उपन्यास का नायक है। वो जो नायक होता है वो हमेशा कठोर परिश्रम करने के बावजूद एक सफल जीवन नहीं जी पाता है, एक साधारण जीवन भी नहीं जी पाता है, और अंततः उसकी हत्या हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु ही ऐसी होती है जिसे हत्या भी कह सकते हैं, क्योंकि वह परिस्थितियों का मारा हुआ होता है। तब वह रचना करुणा और त्रासदी की भावना से प्रेरित होती है। परिस्थितिवश उसकी मृत्यु हो जाती है, परेशानियों को, गरीबी को झेलते झेलते। गोदान ऐसी ही रचना है जो भारतीय किसानी जीवन की कहानी बताता है कि भारतीय किसानी जीवन किस प्रकार का है। इस कहानी का नायक होरी है। इस कहानी का नायक होरी उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और पुरोहितवाद के चौतरफा शोषण से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, और वह टूट जाता है। खेती की जगह वह मजदूरी से जुड़ जाता है, क्योंकि कर्ज तले दबते दबते उसकी अपनी जमीन, घर, सब कुछ लुट जाते हैं, और अपने ही खेती में उसे मजदूरी करनी पड़ती है। वो अब उसका खेत उसका नहीं रह जाता, वो अपने ही खेत में एक मजदूर बन के रह जाता है। और समय के साथ चलते चलते, परेशानियों को झेलते झेलते एक वक्त ऐसा आता है जबकि लू लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लू लगना तो एक प्राकृतिक आपदा थी उसके लिए, लेकिन ये तात्कालिक कारण बना। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहें कि उसकी इस दुर्गति के पीछे, उसकी मृत्यु के पीछे जो एक पूरी लंबी शोषण की कहानी थी, वही थी जिसकी वजह से कि वह मर जाता है। वो सब कुछ झेलते झेलते एक वक्त ऐसा आता है जबकि वह, उसकी मृत्यु हो जाती है। गोदान में ऐसी स्थितियां हैं जो करुण, मर्मस्पर्शी और त्रासद हैं, जो किसानों के जीवन के दुख दर्द को व्यक्त करते हैं। होरी प्रारंभ में ही धनिया से कहता है कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पांवों के तले दबी हुई है तो तलवों को सहलाने से में ही कुशल है। ये बात, इसके बाद के ये जो लाइनें हैं जो होरी अपनी पत्नी धनिया से कहता है, इसके पीछे कितनी बड़ी बात वो कहता है, कितनी मार्मिक बात वो कहता है, कितनी करुणा है उसके बातों में, कि जब आप किसी के पैरों के तले दबे हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, तो उससे लड़ना नहीं है, उसके तलवों को सहलाए, उसकी चापलूसी करो, तभी जीवित रह सकते हैं, तभी कुशलता है, कभी जीवन है। तो ये बातें बहुत करुण है, क्योंकि यहाँ आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब कुछ समाप्त हो जाता है। होरी और धनिया का अंतिम कथन
क्या है, 60 तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, अर्थात 60 वर्ष के नहीं हो पाएंगे, वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। धनिया पहले ही चल देंगे, अर्थात स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि पहले ही हम लोग चल देंगे, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। हर किसान में गौ की लालसा होती है, जो होरी में भी थी। गौ की लालसा का अर्थ है कि गाय पालने की लालसा। घर में गाय हो, दूध हो, घर के बच्चे दूध दही खाएं, ये एक लालसा हर एक किसान के मन में या फिर हर एक वो ग्रामीण के मन में होती है। होरी के मन में भी थी, लेकिन उसकी ये लालसा कभी भी पूरी नहीं होती। होरी जब उधार में गाय लाया था, वो उधार में ही गाय लाया था किसी तरह से। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि गाय कैसे आती है उसके घर में। तो जब गाय आती है तो बहुत ही घर में उत्साह का माहौल होता है, बहुत ही अभिनंदन किया जाता है, पूजा पाठ होता है, गौ के लिए बहुत उमंग का वातावरण होता है होरी के घर में। लेकिन उसी गाय को जब दुष्टतावश उसे विषपान करा दिया जाता है और वो मर जाती है, तो फिर पूरा कोहराम मच जाता है घर में, गांव में। गाय के प्रति उसका अतिशय स्नेह दिखाने के बाद उसकी मृत्यु मर्मस्पर्शी प्रभाव छोड़ती है। एक गाय है जिसके आने की खुशी बहुत अधिक होती है, लेकिन दुष्टता से जब उसे मार दिया जाता है तो वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, वो बहुत मर्मस्पर्शी है। और ऐसी स्थिति में जब गाय की मृत्यु हो जाती है उसके घर में, तो यहाँ पर उस पर गो हत्या का आरोप लगा दिया जाता है दाता दीन के द्वारा, जो गांव के पंडित पुरोहित होते हैं, और वो गो हत्या का दंड लेने के लिए भी वहां पहुंच जाते हैं, जबकि गांव उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। फिर भी तो ये स्थिति बहुत ही त्रासद है, क्योंकि वो होरी बहुत ही गरीब है, वो सक्षम नहीं है कुछ भी देने के लिए। होरी और उसका परिवार पूरे दिन खेतों में काम करता है, क्योंकि बहुत अधिक कर्ज है उस पर, हाथ तोड़कर मेहनत करता है, लेकिन सब कुछ बट जाता है, अर्थात बटाईदारी में वो खेती करता है तो आधा से अधिक तो जिसका खेत है वो ले लेते हैं, 20-25 रुपए, अर्थात है कि बहुत मेहनत करने के बाद अगर 100-125 रुपए का पूरा उपज के पैसे होते हैं तो 100 रुपए तो ऐसे ही कट जाते थे, और 25 रुपए में जो बचता था उसके पास, उसमें भी बहुत सारा इधर उधर में खर्च हो जाता था, तो उससे भी कम में फिर कैसे गुजर हो। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। सब बांटने के बाद कुछ भी नहीं बचता था, खाने तक की आफत होते थे। और ऐसी स्थिति में जो है पंचायत या बिरादरी का कुछ अमानवीय रूप भी सामने आता है, क्योंकि एक के बाद एक किसी न किसी रूप में कर्ज उस पर लदते जाते हैं। गर्भवती झुनिया, जो कि उसकी पुत्रवधू के रूप में उसे स्वीकार करता है, होरी और उसकी पत्नी, तो इस पर गांव की जो बिरादरी है या पंचायत है उस पर दंड लगा देते हैं। इन्होंने होरी का जो पुत्र होता है गोबर, वो भाग जाता है, लेकिन ये लोग अपना मानवीयता दिखाते हुए झुनिया को घर में रखते हैं, लेकिन गांव बिरादरी के लोग अमानवीय रूप को प्रदर्शित करते हुए इस काम के लिए दंड लगा देते हैं, और फिर से एक कर्ज का जो स्थिति है वो बन जाती है, और ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है। स्थिति तो यह होती है कि गोबर का जब बेटा होता है, उसका जब जन्म होता है, तो धनिया बिल्कुल अकेली है, उसके गांव में कोई नहीं आता, उसके घर में आंगन में कोई नहीं आता, और वो अकेली ही गला फाड़ फाड़ कर उस बच्चे के लिए सोहर गा रही है। उधर होरी डांड चुकाने में, अर्थात उसे जो दंड दिया गया है उसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, यहाँ तक कि घर गिरवी रख देता है। अंततः गौ की लालसा लिए हुए होरी इस दुनिया से विदा हो जाता है। होरी की लू लगने से मृत्यु, धनिया का बेहोश होना, और फिर अचानक फिर उठकर 20 आने दाता दीन के हाथों पर रख कर यह कहना कि न गाय है न बछिया, और यही है इसका गोदान, इनका गोदान, अर्थात होरी का गोदान, ये बहुत ही मार्मिक है। तो ये इस उपन्यास की हर एक अंश, हर एक पहलू
बहुत ही मार्मिक, दुखद और त्रासद है। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि होरी, जो कि सीमांत कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसका चरित्र निभाता है, उसका जीवन करुण, मर्मस्पर्शी और त्रासद परिस्थितियों से भरा हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि गोदान कृषक त्रासदी की गाथा है। तो इस प्रकार से इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया। अगली क्लास में हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।